सर्च कर ला ना। पता मैंने शुरू तो कही अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, यस आ सर। रही है। ठीक हो गया। बस ज़रा एक आध मिनट देंगे ताकि ये बच्चे ज्वाइन कर लें, तो फिर हम अपनी जो ओके क्लास है सर। उसे स्टार्ट करेंगे। चलें बेटा, फिर हम अपनी क्लास जो है उसे स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। तो बेटा मैं आप लोगों को एक दफ़ा दोबारा वेलकम करता हूँ नोबल एजुकेशन सिस्टम इस्लामाबाद कैंपस के लिए। चैप्टर बेटा जी हम पढ़ रहे हैं 16। चैप्टर का नेम है हाइड्रोकार्बन्स। और आज अगर डेट की बात की जाए तो आज है 27 अगस्त और लेक्चर बाय काउंटिंग ये हमारे पास बनता है 40th लेक्चर। ठीक है बेटा? अच्छा जी, आज हम क्या देखना चाहते हैं? हम देखना चाहते हैं रेजोनेंस ऑफ बेंजीन, स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। अगर हम ओरिएंटेशन वाला भी टॉपिक बेटा ख़त्म कर पाते हैं तो आज हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अदरवाइज फिर इसकी जो डिस्कशन होगी वो कल के डे पे जाएगी और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कल की डेट के अंदर हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। अब बेटा जी हमारे पास सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि रेजोनेंस ऑफ बेंजीन। सबसे पहले बेटा हमने रेजोनेंस को डिफाइन करना है कि रेजोनेंस होती क्या है। तो अगर मैं बेटा पहले इसकी डेफिनेशन लिखूंगा, फिर हम इसे समझेंगे, फिर एक्सप्लेन करेंगे। तो है हमारे पास पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयरिंग स्कीम अच्छा जी, कि बेटा वो पॉसिबिलिटी जिसमें आप डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयरिंग स्कीम की बात करते हैं कॉल्ड रेजोनेंस। कि possibility of different electron pairing scheme in a molecule is called resonance of that molecule। और अगर possibility of electron pairing scheme आप करें in बेंजीन तो बेटा वो आपके पास क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी रेजोनेंस ऑफ बेंजीन। पहले बेटा हम इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर मैं इस तरह से एक हेक्सागोनल रिंग बना लूं जैसा कि बेंजीन में होता है और हर कार्बन को मैं एक इलेक्ट्रॉन असाइन कर दूं, तो अगर हम बेंजीन की बात करें तो बेटा उसका रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है
अपनी सहूलत के लिए मैं इसकी नंबरिंग कर रहा हूं ताकि मैं बॉन्डिंग फॉर्मेशन आसानी से, सिग्मा बॉन्ड मैंने बना दिए हैं और बाकी मैंने इलेक्ट्रॉन बनाए हैं जिनसे मैं डिस्कस करूंगा पॉसिबिलिटी ऑफ पेयरिंग स्कीम्स। आप देखें मैंने बनाया बेटा जी 6 मेंबर हेक्सागोनल रिंग, इसमें हम पहली पॉसिबिलिटी शो करेंगे। सेकंड इसी तरह बेटा हम रिंग बनाएंगे, उसमें सेकंड पॉसिबिलिटी शो कर लेंगे। थर्ड इसी तरह बेटा हम रिंग का बनाएंगे, उसमें थर्ड पॉसिबिलिटी शो करेंगे। इसी तरह फोर्थ रिंग होगा और हमारे पास फिफ्थ रिंग होगा। आप देखें मैंने यहाँ पर 6 हेक्सागोनल रिंग्स बना लिए हैं। अब हर रिंग के अंदर पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयरिंग स्कीम हम डिफरेंट शो करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये नंबर करना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं इस वजह से नंबर कर रहा हूं ताकि मैं आपको पेयरिंग आसानी से दिखा सकूं। अगर आप ये नंबरिंग नहीं करते तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले केस में हम बेटा पहला बॉन्ड बनाते हैं कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के दरमियान। तो 1 और 2 का इलेक्ट्रॉन यूज हो गया, अब 3 4 और 5 6 के पास प्रेजेंट है। अगर आप 1 2 में बॉन्ड बना लें तो सेकंड पॉसिबिलिटी अब सेकंड और थर्ड में नहीं बन सकता, अब थर्ड और फोर्थ में बनेगा। अब थर्ड और फोर्थ में अगर मैं आपने बना लिया है तो अब 5 और 6 में बनेगा। तो पहली पॉसिबिलिटी रेजोनेंस की, उसमें बॉन्ड मैंने 1 2 3 4 और 5 6 में बना लिया। सेकंड में बॉन्ड हम बनाते हैं 1 और 2 के दरमियान, बाकी सबके पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन क्या है प्रेजेंट है। अगर आप 1 2 3 में बना लेंगे तो अब आप बना सकते हैं 4 5 में। अब आप बना सकते हैं किसके अंदर, 1 6 के अंदर या 6 1 के अंदर। तो ये हो गई बेटा सेकंड पॉसिबिलिटी ऑफ पेयरिंग। अब इसके बाद बेटा जी नेक्स्ट बात हम कौन सी कर सकते हैं कि हम इसी तरह से 6 के 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब हम क्या करते हैं 1 2 पे नहीं बनाते बॉन्ड, अब हम 1 4 पे एक बॉन्ड बना लेते हैं, एक बना लेते हैं 2 3 पे, तो एक बन जाएगा 5 6 पे। ये जो ब्लू बॉन्ड्स मैं बना रहा हूं ये पाई बॉन्ड्स हैं। अच्छा जी, इसी तरह अगर नेक्स्ट स्ट्रक्चर में बेटा आ जाएं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब बेटा यहाँ पर हम बॉन्ड बना लेते हैं 2 और 5 के दरमियान, 1 और 6 में बन जाएगा, 3 और 4 में बन जाएगा। इसी तरह लास्ट स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या करते हैं, हम बॉन्ड बना लेते हैं 3 और 6 के दरमियान, तो 1 2 में बनेगा और 4 5 में बनेगा। अब देखें मैंने इन 5 रेड स्ट्रक्चर्स के अंदर 5 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स बनाने की पॉसिबिलिटी जो है वो डिस्कस की है। ये पांचों के पांचों स्ट्रक्चर्स जो हैं इन्हें हम कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ए बी सी डी और ई। अब ए और बी जो स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें प्रपोज किया था एक साइंटिस्ट ने जिसका नेम है केक्यूल। इसी तरह जो 3 से लेकर हमारे पास बनते हैं ई तक, ये स्ट्रक्चर जो हैं वो एक साइंटिस्ट ने प्रपोज किए थे जिसका नाम है दीवार। अब अगर बेटा गौर करें तो हमें पता है कि जो पाई बॉन्ड होता है उसकी लेंथ सिग्मा बॉन्ड से कम होती है।
अगर आप इस सी स्ट्रक्चर में देखें तो 1 और 4 के दरमियान जो बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड लेंथ में बड़ा है। डी में 2 और 5 की लेंथ क्या है, ज्यादा है। 3 और 6 की लेंथ क्या है, ज्यादा है। तो अगर पाई बॉन्ड की लेंथ बढ़ जाए तो पाई बॉन्ड को बेटा स्टेबल नहीं होना चाहिए। इस वजह से ये जो कैक्यूल के स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें हम कहते हैं मेजर कंट्रीब्यूटर। ये क्या होते हैं बेटा, मेजर स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेजर कंट्रीब्यूटर्स कहलाते हैं। और ये जो कैक्यूल के 3 स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें कहते हैं माइनर कंट्रीब्यूटर। यानी बेंजीन को आपने 100 टाइम ऑब्जर्व किया, आपकी 100 टाइम ऑब्जर्वेशन में इसके मिलने के चांसेस 80% हैं कि आपको ए और बी वाली शेप जो है वो नजर आए, और 20% चांसेस हैं कि इन तीनों में से आपको कोई शेप क्या हो, नजर आए। यानी बेंजीन जो है उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग कर रहे हैं। पेयरिंग की पॉसिबिलिटी ये 5 स्ट्रक्चर्स हैं। इन 5 स्ट्रक्चर्स में से फर्स्ट 2 स्ट्रक्चर जो हैं वो ज्यादा स्टेबल हैं, और सेकंड आपके पास जो 3 स्ट्रक्चर्स हैं वो माइनर कंट्रीब्यूटर हैं। यानी उनके मिलने के चांसेस सिर्फ और सिर्फ 20% है। यानी आपने 100 इमेजेस ऑब्टेन की बेंजीन की, तो 100 में से 80 इमेजेस ए और बी के साथ मैच करेंगी, और 20 इमेजेस सी, डी और ई के साथ क्या करेंगी, मैच करेंगी। ठीक है बेटा, ए और बी में कोई डिफरेंस नहीं है, सी, डी और ई के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा जी, इस चीज को बेटा हम कहते हैं रेजोनेंस। क्या कहते हैं बेटा, रेजोनेंस। और इन पांचों स्ट्रक्चर्स के लिए हम एक प्रेजेंटेशन यूज करते हैं जो इसकी है हाइब्रिड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है बेटा, जी मलाइका बेटा पूछें। सर आपने ये पाई बॉन्ड वाली क्या बात की थी? पाई बॉन्ड वाली मैं दोबारा बता देता हूं बेटा। मैंने कहा था कि अगर आप सी, डी और ई को देखें तो सी, डी और ई में 1,4 वाला, 2,5 वाला या 3,6 वाला पाई बॉन्ड लेंथ में बड़ा है सिग्मा बॉन्ड से। ऐसे ही है बेटा। तो पाई बॉन्ड की लेंथ सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा नहीं होती, कम होती है। जब डबल बॉन्ड बनता है तो कार्बन ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। तो क्योंकि यहाँ लेंथ ज्यादा है इसलिए ये कोई स्टेबल फॉर्मेशन नहीं है। तो ये तीनों अनस्टेबल होते हैं और ए और बी स्टेबल होते हैं। ये बात की थी बेटा मैंने। क्लियर हो गया बेटा। अब इन यस सर। इन पांचों के लिए रोबिन्सन एक साइंटिस्ट था, उसने कलेक्टिव स्ट्रक्चर हमें दिया है जिसे हम कहते हैं रोबिन्सन स्ट्रक्चर। वो असल में इन पांचों स्ट्रक्चर्स की रेजोनेंस हाइब्रिड फॉर्म है। तो ये स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर है, असल में हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। यानी ये इन पांचों की कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है। ये पांचों सेपरेट दिखाने के लिए हम ये एक फॉर्म दिखा देते हैं और हम कहते हैं इस फॉर्म के अंदर ये 5 की 5 पॉसिबिलिटीज प्रेजेंट हैं। क्लियर होगी बेटा ये बात। यस सर। यस सर। हाँ जी, अब बेटा जी हम आ जाते हैं, रेजोनेंस ऑफ बेंजीन को हमने देख लिया है। अब हम आएंगे स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, और इसे हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो पहले बेटा हम क्या करते हैं, इस एक ग्राफ को ऑब्जर्व कर लेते हैं। इस ग्राफ में बेटा यहाँ पर ये जो नीचे एक्स एक्सिस है
यहां पर मैंने लिया है साइक्लोहेक्सेन को। अच्छा जी, अब अगर हम क्या करें बेटा जी, कार्बन कार्बन एक डबल बॉन्ड लें कि आपने 6 मेंबर रिंग लिया, उसमें एक डबल बॉन्ड बनाया, तो इसे हम कहते हैं साइक्लोहेक्सीन। क्या कहते हैं बेटा? ये अब हमारे पास है साइक्लोहेक्सीन। इसमें जब आप हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो बेटा 120 किलो जाउल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है। इस एनर्जी को हम कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हमने डबल बॉन्ड की चेक की, वो ये थी। उसके बाद जब हमने रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड लिया और उसकी चेक की, एग्जैक्टली सेम आंसर आया। फिर हमने साइक्लोहेक्साडाइईन, इसकी हमने कैलकुलेट की। इसमें अब 2 हाइड्रोजन ऐड होने चाहिए। तो जब इसमें आप 2 हाइड्रोजन ऐड करें तो 120 क्रॉस 2, आंसर कितना आता है? 240 किलो जाउल पर मोल। ये हमने वैल्यू एक्सपेक्ट की साइक्लोहेक्सीन को देखकर कि जो साइक्लोहेक्साडाइईन है इसके अंदर अमाउंट डबल हो। फिर बेटा जी हम इस कंपाउंड को लेकर केमिस्ट्री लैब में चले गए और हाइड्रोजन को रियलिटी में ऐड किया, तो आंसर आया 231। डिफरेंस बना 9 का। तो हमने कहा ये एरर है किसका? ऑपरेटस का, कि हमारा जो हम प्रोसेस करवा रहे थे, जो हीट अब्सॉर्ब करने वाला डिवाइस था, वो सारी हीट अब्सॉर्ब नहीं कर सका, कुछ हीट लॉस हो गई। तो इस चीज से कहकर हमने फिल्म चला दी। फिर जब हमने तसव्वुराती बेंजीन उसकी वैल्यू कैलकुलेट की, ये जिसमें मैं अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स बना रहा हूं, ये बेटा इमेजिनरी बेंजीन है, क्योंकि असल में बेंजीन ऐसे होती नहीं है। इमेजिनरी बेंजीन के अंदर एनर्जी 120 का 3 टाइम्स होनी चाहिए, यानी 360 किलो जाउल पर मोल। ठीक है, अब ये सोचकर हमने क्या किया, बेंजीन को उठाया और लैब में जाकर रिएक्शन करवाया, तो एनर्जी निकली 208 किलो जाउल पर मोल। हम बड़े परेशान हुए कि ये तो 2 डबल बॉन्ड से भी एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। अब इसका मतलब है जो असल बेंजीन है वो यहाँ कहीं लाई करती है और इसकी एनर्जी कितनी है? 208। अब जब इसका डिफरेंस लिया गया तो वो 1 बना 152 किलो जाउल पर मोल। इस डिफरेंस इन एनर्जी को, जो बेंजीन को एक्स्ट्रा स्टेबलाइज करती है, इस एनर्जी को नेम दिया गया रेजोनेंस एनर्जी। ये वो एनर्जी है जो बेंजीन को हमारी एक्सपेक्टेशन से स्टेबल बना रही है। देखें, हम सोच रहे थे बेंजीन एनर्जी डायग्राम में इस पोजीशन पर है, लेकिन वो कहां पर प्रेजेंट था? नीचे। और इसका डिफरेंस कितना था? 152 या 36 किलो कैलोरीज आप कह सकते हैं। 152 किलो जॉल पर मोल या 36 किलो कैलोरीज में आप इस अमाउंट को ले सकते हैं। ये वो एनर्जी है जो तसव्वुराती बेंजीन और रियल बेंजीन के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस है। अब क्या होता है, हम सोचते हैं कि बेटा जी अब देखें हमारी सोच क्या है कि इससे हम गए इस कंपाउंड के अंदर, जब यहां से हम यहां शिफ्ट होते हैं तो हम सोचते हैं
कि ब्लैक स्ट्रक्चर से ब्लैक स्ट्रक्चर बन जाएगा, लेकिन असल में क्या होता है, ब्लैक से रेड स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन हो जाती है। हमारी सोच से ज्यादा एनर्जी बेंजीन जब ट्रिपल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में लेकर आता है रिलीज कर देता है। आपको याद होगा मैंने कहा था कि जब डबल सिंगल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आते हैं तो कंपाउंड स्टेबल होता है। क्या होता है बेटा? स्टेबल। और बेंजीन में देखें तो कॉन्जुगेशन किसी पॉइंट पर रुक ही नहीं रही, तो ये कंपाउंड इतना स्टेबल हो गया कि इसने बनते ही एनर्जी क्या कर दी, रिलीज कर दी। इस एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से हम कहते हैं कि बेंजीन हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा स्टेबल है। समझ आई बेटा बात आपको? जी बेटा। मैंने पूछा बेटा ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई? यस सर। यस सर। अच्छा जी, अब आपने इसे पेपर में लिखना कैसे होता है। एक तो आप ये ग्राफ बनाते हैं, फिर आप कहते हैं सबसे पहले कि हीट ऑफ हाइड्रोजीनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन की बात करें तो इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजीनेशन जो है हमारे पास, इसमें बेटा दो चीजें मैं यहां पर लिख रहा हूं। एक हम लिख लेंगे कैलकुलेटेड, कि जो हम कैलकुलेट करते हैं वो हमें पास थी 120 किलो जाउल पर मोल। फिर हम रियलिटी में परफॉर्म करते हैं तो रियल कितनी होती है, 120 किलो जाउल पर मोल। कोई डिफरेंस नहीं है। फिर आप बताते हैं कि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सा 1,3 डाइईन। तो वो जो कैलकुलेटेड है बेटा, जो हम कैलकुलेट करते हैं वो अमाउंट होनी चाहिए 120 क्रॉस 2 यानी 240 किलो जाउल पर मोल। अब बेंजीन उसको साइक्लोहेक्साडाइईन को हम उठा के ले गए और रियल में जाके प्रैक्टिकल परफॉर्म किया तो आंसर आया 231। तो हमारे पास जो डिफरेंस है वो बेटा है आपके पास 9 किलो जॉल। और इसे ऑपरेटर्स का एरर उस वक्त सोचा गया था, ऐसा है नहीं। ये एनर्जी कॉन्जुगेशन की वजह से है कि जब दो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आ जाते हैं, अब जरा पीछे आप स्ट्रक्चर पे आए, जब दो डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर आ जाएं तो बेटा ये हो जाता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कौन सा होता है बेटा? कॉन्जुगेटेड सिस्टम। और कॉन्जुगेटेड सिस्टम जो होते हैं वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा स्टेबल होते हैं। सिर्फ दो बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आए थे तो डिफरेंस कम था। अब फिर बारी आ जाती है आपके पास हीट ऑफ हाइड्रोजीनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सा 135 ट्राइन। बेंजीन का बेटा आयोपैक नेम ये है, साइक्लोहेक्सा 135 ट्राइन। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, 6 कार्बन है और ये 135 अल्टरनेट पोजीशंस पर क्या हो रहे हैं बेटा, रिपीट हो रहे हैं। ठीक हो गया बेटा? ये
इसके केस में जो हमने वैल्यू सोची थी वो हमारे पास थी 360। हमने जाके बेटा कैलकुलेट की तो वो कितनी आई 208। डिफरेंस कितना था? डिफरेंस था 152 किलो जॉल। और ये हमारे पास शॉकिंग डिफरेंस था। इतना ज्यादा जो डिफरेंस था, इस एनर्जी को हमने कहा कि दिस एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल। जी बेटा पूछ लें क्वेश्चन पहले। सर लास्ट स्लाइड शो कर दें। लास्ट स्लाइड ये लें बेटा, शो कर दी मैंने। थैंक यू सर। ठीक है, चलें बेटा नेक्स्ट। यस सर। तो बेटा जी दिस 152 किलो जूल पर मोल एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। कि ये जो आपके पास एनर्जी है ये बेटा रिस्पॉन्सिबल है कि बेंजीन एक्स्ट्रा स्टेबल है हमारी सोच से। ठीक है, यहां पर एक बेटा बड़ा जबरदस्त ऑर्डर आप यहां से देखकर बता सकते हैं। आप जरा इस ग्राफ में आए, मुझे बताएं बेटा इन 1 2 3 4 स्ट्रक्चर्स के अंदर सबसे स्टेबल कौन है? जी बेटा सर वो मतलब सबसे ऊपर है। स्ट्रक्चर्स में मैं इसे 1 कह लेता हूं बेटा, इसे मैं 2 कह लेता हूं, इसे आप 3 कह लें और इस स्ट्रक्चर को आप कह लें 4। तो मुझे बताएं सबसे स्टेबल कौन है? टू। सबसे स्टेबल 1 है। जो एनर्जी एक्सेस में सबसे नीचे है वो सबसे स्टेबल है, फिर 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा। तो जो इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर है ना बेटा जी, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में साइक्लोहेक्सेन जो है वो मोस्ट स्टेबल है। फिर आता है साइक्लोहेक्सीन जिसमें एक डबल बॉन्ड है। फिर आपके पास जो है वो स्टेबिलिटी किसकी आती है? असल वाली बेंजीन की। और फिर आपके पास क्या आता है? साइक्लोहेक्साडाइईन। तो स्टेबिलिटी आपके पास ये बनती है कि साइक्लोहेक्सेन मोस्ट स्टेबल। अब ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है और ये कहां से देखकर बेटा बनाया मैंने जस्ट इस ग्राफ से देखकर इन्हें लिख दिया है कि जो सबसे नीचे है वो सबसे स्टेबल है, जो सबसे ऊपर है वो सबसे लीस्ट स्टेबल है। ठीक है बेटा। सर पेपर में क्वेश्चन किस तरह का आता है? पेपर में क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन ऑन द बेसिस ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। आप ये ग्राफ बताते हैं, आप ये वैल्यूज एक्सप्लेन करते हैं और आप कहते हैं कि इस 152 किलो जूल पर मोल एनर्जी की वजह से बेंजीन हमारी सोच से ज्यादा स्टेबल है। और इसी एनर्जी को हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। ठीक हो गया बेटा? यस सर। ओके। क्लियर होगी बेटा बात? यस यस सर। सर। सर अगर बात क्लियर होगी है तो बेटा फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। जी बेटा। जी सर क्लियर है। चलें बेटा नेक्स्ट। सर आवाज आ रही है? जी सर। मेरी आवाज बेटा सबको आ रही है? सर आपको हमारी आ रही है? चलें ठीक है बेटा, फिर हम नेक्स्ट जो है वो आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है। हाँ जी बेटा, आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है। तो हो सकता है कि जो मैं हैंड फ्री यूज कर रहा हूँ
उसकी कोई मस्ती हो तो मैं इसे नेक्स्ट टाइम चेंज कर लूंगा। अच्छा जी, ओके बेटा जी। तो स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन को हमने एक्सप्लेन कर लिया। अब हम आ जाते हैं ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। कि बेंजीन में जब बेटा हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करवाते हैं तो हमारे पास ओरिएंटेशंस किस तरह से होती हैं। सबसे पहली चीज बेटा आपके पास देखें, अगर बेटा आप लें बेंजीन रिंग और आप इसके ऊपर कोई फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट इंट्रोड्यूस करवाएं, सपोज एक्स, तो आप बेंजीन पर उसे इस पोजीशन पर अटैच करें या बेटा आप इसके साथ वाली पोजीशन पर अटैच करें या बेटा आप इसे यहां पर अटैच करें या बेटा आप इसे नीचे अटैच कर लें या बेटा हम इसे और मजीद लेफ्ट पे अटैच कर लेते हैं यहाँ पर, या बेटा आप इसे अटैच कर लें इस पोजीशन पर। अब ये जो बेटा मैंने बेंजीन बनाई है जिस पे एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो, इसे कहते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो जो बेटा मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक टाइप का हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। अब अगर यहां पर गौर करें, जब पहला सब्स्टिट्यूएंट आता है तो जहां पर अटैच होता है नंबरिंग वहीं से स्टार्ट की जाती है। फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट किसी भी पोजीशन पर हो उसका नंबर 1 ही क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। तो असल में ये 6 के 6 स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं है, बल्कि ये 6 के 6 स्ट्रक्चर्स क्या हैं, सेम है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की सिर्फ एक टाइप है, ओनली वन टाइप। तो बेटा यहां पर अगर आप देखें तो बेंजीन जो है वो अगर उसमें आप एक सब्स्टिट्यूएंट लाएं तो सिर्फ और सिर्फ उसकी एक ही टाइप बनती है। अब हम क्या करते हैं, ऐसी बेंजीन जिस पर एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है बेटा एक्स, इस पर कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट वाई लाते हैं और अब देखते हैं क्या होता है। अब देखें बेटा, अब नंबरिंग हो गई 1 2 3 4 5 और 6। अब 2 और 6, 2 पे अटैच करो 6 पे अटैच करो, वो सेकंड पोजीशन ही कंसीडर होती है। अच्छा जी, आप बेटा 3 पे अटैच कर दें, आप 5 पे अटैच कर दें, वो पोजीशन थर्ड ही कंसीडर होगी। और अगर आप 4th पे आ जाएं तो 4th पोजीशन है ही ओनली 1 पोजीशन। यानी अब अगर आपने सेकंड सब्स्टिट्यूएंट लेकर आना है तो बेटा पहली पॉसिबिलिटी ये है कि x के रिलेटिवली वो सेकंड पोजीशन पर आ जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी बेटा ये है कि वो x के रिलेटिवली थर्ड पोजीशन पर आ जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो बेटा x के रिलेटिवली फोर्थ पोजीशन पर आ जाए। अच्छा जी, अगर बेटा आपके पास वो हो 1 2 पोजीशन पर तो इसे हम कहते हैं ऑर्थो पोजीशन।
अगर वो अटैच हो 1 3 पर तो इसे कहा जाता है मेटा पोजीशन। अगर बेटा वो अटैच हो जाए 1 4 पोजीशन पर तो बेटा हम इसे कहते हैं पैरा पोजीशन। जब आप सेकंड सब्स्टिट्यूएंट लेकर आते हैं तो आपके पास पॉसिबिलिटीज अब 3 हैं कि आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बन सकता है, मेटा सब्स्टिट्यूटेड बन सकता है, पैरा सब्स्टिट्यूटेड बन सकता है। पहला सब्स्टिट्यूट लाएं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पोजीशन थी, तो उसमें सेकंड पॉसिबिलिटी नहीं है। जब आप सेकंड सब्स्टिट्यूएंट लेकर आते हैं तो 3 पॉसिबिलिटी हैं। आर्थो सब्स्टिट्यूटेड बन जाए यानी 1 2 पे अटैच हो जाए, मेटा सब्स्टिट्यूटेड बन जाए 1 3 पे अटैचमेंट हो जाए, पैरा सब्स्टिट्यूटेड बन जाए 1 4 पे अटैचमेंट हो जाए। ठीक है बेटा, तो आपके पास अब जो है वो हमारे पास पॉसिबिलिटीज ये हो गई कि आर्थो सब्स्टिट्यूटेड, मेटा सब्स्टिट्यूटेड, पैरा। अब एक शरीफ आदमी है जिसे केमिस्ट्री के बारे में कोई आइडिया नहीं, उसे नहीं पता केमिस्ट्री क्या होती है, तो वो देखेगा कि 1 2 पोजीशन इस तरफ भी हो सकती है और इस तरफ भी हो सकती है। तो वो जब वो थर्ड पोजीशन देखेगा तो वो कहेगा लेफ्ट पे भी हो सकती है, राइट पे भी हो सकती है। फोर्थ पोजीशन देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि ये सिर्फ 1 पोजीशन है, तो वो अपनी कैलकुलेशन बता देगा कि इस प्रोडक्ट को जिसमें 2 पोजीशन है 40% बनना चाहिए, जिसमें 3 पोजीशन पे अटैच है उसे भी 40% बनना चाहिए, जिसमें 4 पे अटैच है इसे 20% बनना चाहिए। ये बेटा सोच है किसकी? कॉमन मैन की। कॉमन मैन के कॉमन आदमी ये सोचेगा कि जो पोजीशन डबल है उसके बनने की पॉसिबिलिटी भी डबल है, जो पोजीशन सिंगल है उसके बनने की पॉसिबिलिटी भी कम होगी। तो जो एक पोजीशन थी उसे 100 में से 20% दे दिए, जिसमें 2 2 पोजीशन थी उसे 40% दे दिया। यहाँ तक बताएं मुझे बेटा, आप लोगों को बात क्लियर हो गई है? जी सर। यस सर। ठीक हो गई, यानी यहाँ तक बेटा आप लोगों को बात है क्लियर हो चुकी है। अच्छा जी, अब अगर बेटा जी हम बात करें अपने घर की, तो बेटा हमारे घर में जब कोई मेहमान आता है तो हम उसे डायरेक्शंस देते हैं बाकायदा। अगर हम घर में हों तो हम कहते हैं जी आप ऐसे करें, आके यहाँ पर टीवी लॉन्च के अंदर आप बैठ जाएं, हम उसे वहाँ पे बिठा देते हैं। थोड़ी देर में ना खाना शाना बना के हम रख लेते हैं और हम कहते हैं जी अब आप ऐसे करें डाइनिंग टेबल पे आ जाएं, ऐसे ही है। अच्छा, वो खाना शाना खा लेते हैं, फिर हम उसे वापस उठा के कहाँ पर ले आते हैं? टीवी लॉन्च में। अच्छा जी, और फाइनली हम उसे कहते हैं अब आप ये जो है ना साथ वाले रूम में आ जाएं कि आपने आज यहाँ पर तशरीफ रखनी है, यानी यहाँ पर सो जाना है आपने। तो बेटा जी कहने का मतलब ये है कि जब कोई ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है, मसलन बेंजीन रिंग पर एक ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है, आप दूसरा लेकर आ रहे हैं, तो जो ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप होता है वो डायरेक्शंस देता है। क्या देता है बेटा? डायरेक्शंस। कि आप यहाँ पर आ जाएं, आप इस रूम में बैठ जाएं, आप ये खा लें। मेहमान तो बेचारा कुछ नहीं कहता, इसलिए इसे कहते हैं डायरेक्टिंग ग्रुप्स। कि ऐसे ग्रुप्स जो आप कहें कि डायरेक्शंस देना शुरू कर दें, वो वाई को अब डायरेक्शन देते हैं। ये मेहमान है आपके पास, इसे क्या मिल रही हैं? डायरेक्शंस मिल रही हैं कि आप इस पोजीशन पर आ जाओ, आप उस पोजीशन पर आ जाओ। इससे आगे वाली जो बात है ना बेटा जी, इसे हम कंटिन्यू करेंगे कल, क्योंकि अभी आपकी क्लास जो है वो डिस्कनेक्ट हो जानी है।
टाइम आपका ख़त्म हो गया है। एग्जैक्टली यहाँ से बेटा हम बात को कल लिंक करेंगे और इंशाल्लाह हमारा कल ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।